सफाई पसंद बीवी। सावित्री जी की बहू देविका को सफाई करने का बहुत शौक था। वो अपने घर को एकदम साफ सुथरा रखा करती थी। सावित्री जी और देविका का पति धीरज उसकी ये बहुत ज्यादा सफाई करने वाली आदत से कभी कभी परेशान हो जाते थे। देविका, मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। तुमने मेरा नाश्ता तो बना दिया है ना? अरे क्या आप देख नहीं रहे मैं घर की सफाई करने में बिजी हूँ। अरे लेकिन मैंने तुम्हें कितनी देर पहले कह दिया था देविका कि मुझे ऑफिस जाना है। अब मुझे भूखे ही ऑफिस जाना पड़ेगा। अरे नहीं बेटा, अपनी माँ के रहते भला तुम भूखे क्यों जाओगे ऑफिस? बना दिया है मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता। थैंक यू मम्मी जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। वो क्या है ना, एक बार मैं सफाई करने लगती हूँ ना तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे कोई और भी काम करने होते हैं। हाँ बहू, लेकिन सुबह से 3 घंटे हो चुके हैं। तुम कब से हाथ में झाड़ू लेकर इधर उधर सफाई कर रही हो? अरे मम्मी जी, घर की सफाई करना कोई बुरी बात नहीं है। देविका, मम्मी जी ठीक ही तो कह रही है। घर की सफाई करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे बाकी सारे काम छोड़ देना ये तो गलत है ना। आप तो रहने ही दीजिए, आपका बस चले ना तो बस सारा दिन घर में गंदगी ही रहे। अरे नहीं नहीं बहू, लेकिन सुबह 6 से 10 बज गए हैं। इतनी देर में तो न जाने कितने काम हो जाते। और सफाई करने के लिए हमारी काम वाली है तो सही, तुम्हें इतना करने की क्या जरूरत है? वो क्या है ना मम्मी जी, अगर मैं सफाई नहीं करती तो मेरे सर में दर्द होने लगता है, मुझसे रहा नहीं जाता। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, देर हो रही है मुझे। धीरज अपने ऑफिस चला गया और देविका लगातार घर की सफाई कर रही थी। दोपहर के 2 बजने आ गए। ये देखकर सावित्री जी ने परेशान होकर कहा, अरे बहू, दोपहर के 2 बज गए हैं और तुमने अभी तक नहाया भी नहीं है। रोजाना इतनी सफाई कौन करता है? अरे आपको क्या परेशानी है मम्मी जी, मैं सफाई ही तो कर रही हूँ ना, इसमें गलती क्या है? अरे लेकिन बहू, आधे से ज्यादा दिन निकल चुका है, ना तुमने खाना खाया और ना तुम नहाई। अरे कोई घर आ गया तो तुम्हें इस तरह देखकर क्या सोचेगा? जो सोचना है सोचने दो मम्मी जी, मुझे तो सफाई करने की आदत है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हे भगवान, कौन समझाए मेरी बहू को कि सारा दिन हाथ में झाड़ू पोछा लेकर साफ किए हुए घर को भी साफ करती रहती है। अगले दिन जब देविका घर की साफ सफाई में बिजी थी तो सावित्री जी ने अपने बेटे धीरज से कहा, धीरज बेटा, बहू की सफाई करने की आदत तो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग में सफाई करने की सनक पैदा हो गई है। क्या करूं मम्मी जी, मैं तो समझा समझा कर थक गया हूं। मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझता। बेटा एक काम कर, 2 दिन के लिए बहू को कहीं बाहर घुमाने ले जा। क्या पता कहीं बाहर घूम कर आए तो इसका मन बदल जाए। ठीक है मम्मी जी, सैटरडे संडे को मैं देविका को कहीं हिल स्टेशन पर घुमाने ले जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है बेटा, और वहां ले जाकर उसे समझाने की कोशिश भी करना। देखो, तुम प्यार से समझाओगे तो वो शायद सब कुछ समझ जाएगी। कुछ दिनों के बाद धीरज अपनी पत्नी देविका को लेकर हिल स्टेशन पर घूमने के लिए चला जाता है। एक अच्छे से होटल में धीरज ने अपने और देविका के लिए कमरा बुक कर लिया था। अरे वाह, होटल तो कितना अच्छा है, कितना साफ सुथरा भी है। और हाँ देविका, यहाँ पर तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। घर पर तो तुम सारा दिन सफाई करने में बिजी रहती हो। यहाँ तुम बस आराम से खाओ पियो और मजे करो। हाँ, यहाँ तो बहुत मजा आने वाला है। कितने वक्त के बाद मैं बाहर घूमने आई हूँ। अब तुम्हें जो भी ऑर्डर करना है जल्दी से रूम सर्विस पर कॉल करके मंगा लो। देविका ने जल्दी से होटल के रूम सर्विस नंबर पर कॉल किया। जी, हमारे कमरे में 2 चाय और चाउमीन भिजवा दीजिए। अरे वाह देविका, तुमने चाउमीन ऑर्डर किया, ये तो मुझे भी बहुत पसंद है। इसीलिए तो चलिए दोनों बैठकर खाते हैं। तभी धीरज के हाथ से चाय का कप छूट गया और चाय होटल के कमरे के फर्श पर फैल गई। ये देखकर देविका वहां पर सफाई करने लगी। और ये तुम क्या कर रही हो देविका? मैं होटल स्टाफ को बोल देता हूँ, वो सफाई कर देगा। अरे तो क्या हो गया धीरज, सफाई करना तो अच्छी चीज है, मुझे करने दीजिए ना। लेकिन देविका, यहाँ हम काम करने सफाई करने नहीं आए हैं और ये सब तुम्हारा काम नहीं है। मैंने कहा ना धीरज, मुझे सफाई करना बहुत अच्छा लगता है, और फिर ये हमारा ही तो कमरा है। हे भगवान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि सफाई करने की जरूरत नहीं है।
अगले दिन सुबह धीरज की आंख खुली तो उसने देखा कि देविका ने होटल के कमरे में रखी सारी टॉवल को धोकर वहीं पर सुखा दिया था और हाथ में एक कपड़ा लेकर देविका कमरे की खिड़कियां और वहां पर रखे फर्नीचर को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। ये तुमने क्या कर दिया देविका? और तुम होटल के फर्नीचर को साफ कर रही हो? अरे हम इस कमरे में रह रहे हैं तो क्या मैं सफाई भी ना करूं? देखो मैंने सारे टॉवल सब कुछ धोकर वहीं सुखा दिया है और कमरे के फर्नीचर को देखो तो कैसा चमका दिया। हे भगवान देविका, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। अरे होटल वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो आपके बारे में यही सोचेंगे कि आपकी पत्नी कितनी सफाई पसंद है और कितनी साफ सुथरी रहती है। चलो कोई बात नहीं, होटल वालों को तो मैं जैसे तैसे समझा लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा क्या करूं? एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं मॉल में घूमने चलते हैं। अगर तुम यहाँ होटल में ज़्यादा देर रहोगी तो पूरे होटल की सफाई कर दोगी। कुछ देर बाद धीरज और देविका तैयार होकर मॉल घूमने के लिए चले जाते हैं। मॉल में जाने के बाद देविका बहुत खुश थी। चलो देविका, उस रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें वहाँ खिलाता हूँ। चलिए जी, मुझे भी बड़ी देर से कुछ खाने का मन कर रहा था। देविका तुम यहाँ बैठो, मैं बस 2 मिनट में ऑर्डर करके आता हूँ। तभी देविका ने अपने पास वाली टेबल पर झूठी प्लेट और खूब सारा कचरा पड़ा हुआ देखा। इसे देखकर देविका का जो माथा ठनका। देविका सारा कचरा उठाकर सफाई करने लगी। देविका को ऐसा काम करते देख आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। अरे इसे देखकर तो नहीं लगता कि ये काम वाली है। इतने अच्छे कपड़े पहने हैं और देखो तो कैसी हरकत कर रही है। मुझे तो लगता है इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। क्या इसे इतना भी नहीं पता कि इस तरह पब्लिक प्लेस पर दूसरों के झूठे बर्तन हटाना, सफाई करना कितनी अजीब बात है। लगता है ये औरत पागल हो गई है, पागल। तभी वहां पर धीरज आ जाता है और उन दोनों औरतों की बात सुन लेता है। लेकिन देविका सफाई करने में इतनी मस्त थी कि उसे पता ही नहीं चला कि लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। देविका बस करो, ये क्या कर रही हो तुम? सब लोग तुम पर हंस रहे हैं। अरे सफाई ही तो कर रही हूँ, मैंने क्या गलत कर दिया? देविका चारों तरफ देखो, लोग तुम्हें देखकर तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। धीरज की बात सुनकर देविका ने जैसे ही अपने नजरें उठाकर चारों तरफ देखा, उसे समझ में आया कि काफी सारे लोग उसकी तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। ये देखकर वो शर्मा गई। लेकिन ये लोग मुझे इस तरह देखकर हंस क्यों रहे हैं? देखो देविका, सफाई करना अच्छी बात है, लेकिन सफाई के पीछे इस तरह पागल हो जाना ये अच्छा नहीं लगता। आज तुम्हारी वजह से हम दोनों का इतना मजाक बन गया। मुझे माफ कर दीजिए, सफाई को लेकर कुछ ज्यादा ही पागल हो गई थी। आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये बात इस तरह से समझ में आए, लेकिन चलो मैं खुश हूँ। जैसे भी सही, आखिरकार तुम्हें समझ में तो आ गया कि किसी भी चीज के पीछे हद से ज्यादा पागल हो जाना अच्छी बात नहीं होती। आज 20 मई का दिन था, यानी कि रचना की मेहंदी की रात। आज से ठीक एक दिन बाद यानी कि 21 मई को उसकी शादी आगरा में रहने वाले मुकेश के साथ होने वाली थी। परिवार की सबसे छोटी बेटी रचना की शादी की खुशी में पूरा अग्रवाल परिवार झूम रहा था। हर तरफ रौनक ही रौनक दिखाई दे रही थी। पूरा घर फूलों से सजा था और औरतें ढोलक पर मंगल गीत गा रही थी। रचना अग्रवाल जी की सबसे छोटी बेटी थी। घर में सबसे छोटी होने के कारण बचपन से ही सबकी लाडली थी। माता पिता का दिया लाड प्यार कब रचना के सर चढ़ गया, उसके माता पिता को एहसास ही नहीं हुआ और रचना की जुबान नीम चढ़े करेले जैसी हो गई। रचना का स्वभाव अब कुछ ऐसा हो गया था कि उसे अपने आगे कोई नजर ही नहीं आता था। अरे दीदी, मेहंदी में जीजा जी का नाम लिखवा लो, और हाँ, कोड वर्ड में लिखवाना। फिर शादी के बाद ना जब जीजा जी से मेहंदी में अपना नाम ढूंढने को कहोगी ना, तो देखना कैसे उनके पसीने छूटेंगे अपना नाम ढूंढने में। सच्ची बड़ा मजा आता है इस रस्म में। अरे हमारे जीजा जी तो पूरे सिद्धार्थ मल्होत्रा लगते हैं। आप ऐसा करो, सिड लिखवा लो, बेचारे गैस भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सिद्धार्थ मल्होत्रा लगता है तुझे वो मुकेश? सिद्धार्थ तो क्या, वो तो उसकी सस्ती कॉपी जैसा भी नहीं लगता। बस बिना बात झाड़ के पेट पर चढ़वा लो तुम लोगों से। अरे तू छोड़ ना ये सब नाम वाम की चोचले, मुझसे ये सब नहीं होता। और उसका नाम क्यों लिखाऊं मैं अपनी मेहंदी में?
मैं अपने हाथों पर मेहंदी लगा रही हूं तो मैं अपना नाम लिखवाऊंगी ना। उसको नाम लिखवाने का शौक हो तो अपने हाथ में लिखवा ले। इतनी महंगी मेहंदी आर्टिस्ट बुलाई है मैंने। अब तू क्या चाहती है? मुकेश के नाम के चक्कर में सारे डिजाइन का सत्यानाश करवा लूं मैं? ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का बेटा? और वो तेरे पति है, थोड़ा इज्जत से बात कर लिया कर। पति पति होता है, उसको ज्यादा भगवान बनाकर सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं होती। आप लोगों को शौक होगा हर किसी को देवता बनाकर पूजने का, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। मेरे लिए वो इंसान है और इंसानों का नाम लेना पाप नहीं होता। हाय हाय दीदी, ये कैसी बात कर रही है आपकी बेटी? क्या बात है, बिटिया को दामाद जी पसंद नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं रेखा, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। आजकल के बच्चे कोई माँ बाप के दबाव में आकर शादी करते हैं क्या? शादी तो उसकी पसंद से ही हो रही है, और हम उन माँ बाप में से तो बिल्कुल नहीं है जो अपने डिसीजन बच्चों के ऊपर थोपे। इसने हाँ बोला तभी तो हमने रिश्ता पक्का किया है। तो दीदी पता लगाओ ना, बिटिया के सुर इतने बिगड़े हुए क्यों हैं? शादी से एक दिन पहले तो लड़कियां दूल्हे के इंतजार में बावली हुई जाती है, और एक आपकी लड़की है, ससुराल वालों का नाम ले लो तो ऐसे चिढ़ जाती है जैसे किसी ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया हो। मजाल है जो बिना डंक खाए कोई बाहर आ जाए। रचना की माँ को अपनी देवरानी रेखा को समझा पाना कठिन हो रहा था, और ये कोई आज पहली बार नहीं था। घर में आए लगभग सभी मेहमान बारी बारी से पूछ चुके थे कि रचना इतनी उखड़ी हुई क्यों है। अरे अब क्या जवाब दूं रिश्तेदारों को? क्या बताऊं कि हमारी बेटी को तो अपनी इज्जत खुद उछालने में ही बड़ा मजा आता है। ये ले बिटिया, देख मैं तेरे लिए ये बादाम वाला दूध लेकर आई हूँ। पी ले बेटा, थोड़ी ताकत आएगी। ससुराल में जाकर ऐसे लाड लड़ाने वाला कोई न मिलेगा। इसलिए बेटा जितना खाना पीना है, मौज मस्ती करनी है, अपने मायके में कर ले। कौन जाने कैसा ससुराल मिले। कैसी बात करती हो बुआ जी आप? ससुराल ही तो जा रही हूँ मैं, जेल में थोड़ी ना जा रही हूँ। ठीक है, मुकेश को देखकर ये तो लगता है कि सोना चांदी हीरे देने जैसी उसकी औकात नहीं है, लेकिन कम से कम खाना तो पेट भर के खिलाएगा ही। और अगर इतना भी करने की हैसियत नहीं है ना तो शादी ही नहीं करनी मुझे। अरे बेटा ऐसा नहीं है कि तेरे ससुराल वाले तुझे खाना नहीं खिला पाएंगे। बस बेटा ससुराल ना बड़ी टेढ़ी खीर होती है। वहाँ पर भंडार भी भरे हो ना, तब भी नई नई शादी में लड़कियाँ संकोच में रह जाती हैं। वहाँ जाकर कहाँ अपनी मनमानी हो पाती है बेटा। ये क्या भाभी, बिटिया कह रही है कि सोने चांदी देने की औकात नहीं है लड़के वालों की? क्या बिल्कुल गए गुजरे खानदान से रिश्ता जोड़ लिया है? तुम ये बताओ, अगर ऐसे गए गुजरे लोगों में ही रिश्ता जोड़ना था तो वो लड़का मिंकू क्या बुरा था? उसे तो तुमने रिजेक्ट कर दिया। अब भुगतो बैठकर। अरे पैसे वाले थे वो लोग, रचना को महारानी बनाकर रखते। अरे बेटा क्या कर रही है तू? यहाँ चल, जरा अपनी बहनों को शादी का लहंगा दिखा। कब से जिद कर रही है वो। दीदी अपना शादी का लहंगा दिखाओ ना। अच्छा ठीक है, यहाँ बैठ, मैं अभी दिखाती हूँ। वाह दीदी, लहंगा तो आपका बहुत सुंदर है। जीजा जी ने पसंद करके भिजवाया क्या? अरे क्या तेरे जीजा जी की पसंद दिखाई दे रही है ये? हाँ, अरे मैंने अपना लहंगा खुद खरीदा है। और एक बात बताऊं, उनकी पसंद का लहंगा मैं पहनने भी वाली नहीं थी। इतनी डाउन मार्केट चॉइस है मेरे ससुराल वालों की कि क्या ही बताऊं। एंगेजमेंट में एक साड़ी भेजी थी, साड़ी का कलर इतना गंदा, मुझे देखकर उल्टी आ गई। इसलिए मैंने तो साफ साफ मना कर दिया था, भाई मेरी शादी की शॉपिंग के लिए आप लोगों को तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मुझे बता देना, जो खरीदना हो मैं अपनी शॉपिंग खुद कर लूंगी। मैंने ना अपनी साड़ियाँ सूट सब खुद ही परचेज किए। खरीदने के बाद बिल उन्हें भेज देती थी ताकि वो पेमेंट कर सके। रचना की बातें सुनकर घर में हर किसी को यही लग रहा था कि शायद रचना अपनी शादी और होने वाले पति से खास खुश नहीं है। बात बात पर वो कुछ ऐसा जरूर बोल देती जिससे उसके ससुराल वालों की बेइज्जती हो। रात के समय कमरे में, अरे बेटा ये क्या तरीका हुआ? मैं कब से देख रही हूँ, बात बात पर मुकेश और उसके घर वालों को उल्टा सीधा बोल रही है। बेटा भूल मत, बस आज रात की बात है, उसके बाद वो घर ही तेरा अपना घर होगा और वो परिवार ही तेरा अपना परिवार। अगर उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल रही है तो समझ ले तो अपने परिवार के बारे में ही बोल रही है। और मेहमानों के सामने अपने परिवार की इस तरह से बेइज्जती की जाती है क्या? क्या बेइज्जती की मैंने? हाँ, जो सच है वही तो बोला। अब आपके दामाद की चॉइस है इतनी डाउन मार्केट, तो इसमें मैं क्या करूं? अच्छा, दामाद जी की चॉइस डाउन मार्केट है तो भूल मत,
उन्होंने ही तुझे पसंद किया है, तभी तेरी वहां शादी हो रही है। तब तो तू भी डाउन मार्केट हो गई ना। अरे अब मेरी माँ हो या उसकी, हर बात पर उसकी ही तरफदारी करती रहती हो। कभी अपनी बेटी की तरफ भी देख लिया करो। भूलो मत, आपने मुझे पैदा किया है, उसे नहीं। आपकी बेटी ना मैं ही रहने वाली हूँ। कल को आपको कोई तकलीफ होगी तो मैं ही काम आऊंगी, और वो तो यहाँ आकर सिर्फ आपके हाथ की दूध की मलाई खाएगा। आज तक ऐसा क्या कर दिया उसने आपके लिए जो आप 1 मिनट में उसकी साइड होगी? इतने सालों से चाय बनवा कर मेरे हाथ की पी रही हो और साइड दामाद की ले रही हो। सबसे पहले तो बेटा तू अपने पति को थोड़ा सम्मान से बुलाना शुरू कर। इसका उसका क्या होता है? हमारे जमाने की तरह ए जी ओ जी ना सही, कम से कम मुकेश जी तो कह सकती है। पति है वो तेरा, थोड़ा सम्मान देना सीख। अरे पति है तो मेरे सर पर बैठेगा क्या? हाँ, मैंने बोला था ना आपको कि ये पति को परमेश्वर मानने वाला ट्रेडिशन मुझे फॉलो नहीं करना। हरकतें देखो इस लड़के की, इतनी बेशर्मी से माँ के सामने बात कर रही है। कल को ससुराल में जाकर भी यही रंग दिखाएगी तो पता नहीं कितने दिन तेरी घर गृहस्थी चलेगी। मैं बता रही हूँ बेटा, तेरे ये जो रंग है ना ससुराल में नहीं चलने वाले। ये बदतमीजी ससुराल में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, यहाँ तक कि तेरा पति भी नहीं। कोई लड़का चाहे कितना भी शरीफ हो, लेकिन अपना अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करता। अरे लड़के वाले हैं वो, हमारे कर्जदार नहीं है जो बात बात पर उनका अपमान करती है। वैसे तो रचना की माँ ने अपनी तरफ से उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग चिकने घड़े की तरह होते हैं जिनके ऊपर किसी की भी बातों का कोई असर नहीं होता। रचना के ऊपर अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता और अपना यही रवैया लेकर वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। शादी के 2 दिन बाद रचना की माँ अपनी बेटी को फोन करती है। बेटा रचना, सब ठीक है ना तेरे ससुराल में? मुकेश जी की मम्मी को हमारे यहाँ से आया सारा सामान पसंद तो आया ना? किसी बात से कोई नाराजगी तो नहीं है ना उनको? अरे मम्मी, 2 दिन पहले तो शादी हुई है आपकी बेटी की, ये नहीं कि फोन करके बेटी का हालचाल पूछ ले। लेकिन आप तो फोन उठाते ही मुकेश जी की मम्मी, मुकेश जी की मम्मी की माला जपने लगी। ठीक है ना, इतना खर्चा किया आप लोगों ने, दुनिया भर के गिफ्ट भेजे, अब पसंद क्यों नहीं आएगा? इतना महंगा सामान उन्होंने आज से पहले देखा भी नहीं होगा। पसंद ना पसंद वाली बात तो दूर ही है। आप लोगों ने जो दहेज का सामान और तोहफे भेजे ना, उसी से पूरा घर जगमगा रहा है। मुझे तो लगता है मेरी शादी से पहले उनके घर में कुछ था ही नहीं। अरे बेटा, ये कैसी बात कर रही है तू? ऐसा नहीं बोलते। और तू ना ज़रा आगे पीछे देख कर बात किया कर। कहीं तेरी बातें ससुराल में किसी ने सुन ली ना तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या लेने के देने पड़ जाएंगे मम्मी? अच्छा बताओ, क्या बिगाड़ लेंगे ये लोग मेरा? देखो, मैं झूठ तो बोलती नहीं हूँ, जो भी बोला मैंने 100% सच है। अरे इतनी ज्वेलरी, कपड़े, सामान मेरे माँ बाप ने भेजा है। अब इन लोगों को तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए ना। उल्टा अब मैं उनसे जाकर पूछूं कि उन्हें सामान पसंद आया कि नहीं आया? हद होती है। आप लोग तो ऐसे मुकेश के घर वालों के सामने बिछे जा रहे हैं जैसे लड़की पैदा करके आप लोगों ने कोई अपराध कर दिया हो। बेटा, दुनियादारी नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं है? अपराध की बात नहीं है, बात बस इतनी सी है कि हमने अपनी बेटी जीवन भर के लिए उनके हाथों में सौंप दी है। अब हमारी बेटी की खुशी, गम, सुख, दुख सब उनके हाथ में है। इसलिए बेटी के माता पिता की कोशिश होती है कि वो अपनी बेटी के ससुराल वालों को खुश रखे। लड़के वालों की 10 तरह की सही गलत ख्वाहिश इसीलिए पूरी करते हैं ताकि उनकी बेटी भी ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन बिता सके और उसके आने वाले जीवन में कोई तकलीफ ना हो। अरे मम्मी, इतनी खातिरदारी उसकी की जाती है जो इतनी खातिरदारी डिजर्व करता हो। छोटा सा 2 कमरे का मकान है इन लोगों का, और आप लोग इन्हें ट्रीटमेंट ऐसे देते हो जैसे किसी बड़ी सुल्तनत की राजा महाराजा हो ये लोग। ठीक है, हो गया आप लोगों का, अब थोड़ा नॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर दो। रचना की माँ अपनी तरफ से रचना को समझाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन रचना तो जैसे समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे जैसे शादी को थोड़ा समय बीता, वो अपने ससुराल वालों में कमियां निकाल कर अपने माँ बाप को बताने लगी। इतना ही नहीं, कई बार तो वो अपने ससुराल की पर्सनल बातें भी मायके में आकर सबको बताती और उनकी खिल्ली उड़ाती। शादी के 3 महीने बाद रचना 1 सप्ताह के लिए अपने मायके आई हुई थी। जैसा कि उसकी आदत थी, मायके आकर वो बार बार अपने ससुराल वालों की खिल्ली उड़ा रही थी। 7वें दिन, मम्मी आज मुकेश मुझे लेने आने वाले हैं, आज शाम को उनका भी डिनर बना देना। मम्मी जी, आज तो शाम को दामाद जी आएंगे,
बता दीजिए डिनर में क्या क्या बनेगा, मैं तैयारी कर लेती हूँ। अरे कौन से राजा महाराजा के खानदान से आ रहा है वो जो उनके स्वागत में 56 भोग बनाओगी? अरे बना ले कुछ भी हल्का फुल्का। अच्छा ऐसा कर, मसूर की दाल और चावल बना दे। लेकिन माँ जी चाय के साथ देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब दामाद के आगे 5 रुपए वाला बिस्किट तो नहीं रखा जाता। आप ऐसा करिए ना, बाजार चले जाइए और नाश्ते का कुछ सामान लेते आइए। वापसी में 1 किलो मिठाई और मुकेश जी के लिए कपड़े भी लेते आइएगा। अब ऐसे खाली हाथ भी तो विदा नहीं कर सकते ना दामाद को। अरे बेवकूफ़ थे हम लोग जो शादी में इतना लाखों रुपए का खर्च कर दिया। ये तो बाद में जब रचना ने बताया तब हमें अकल आई कि ये लोग तो एक नंबर की भिखारी है। कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों को ज़्यादा मुंह लगाने की। औकात भी है इनकी हज़ारों रुपए के कपड़े पहनने की। तो ऐसा कर, वो बेड में पैंट शर्ट का पीस रखा है ना, वही दे देंगे। और ज़्यादा मिठाई और नाश्ते में पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो घर में है चुपचाप वही लगा देना चाय के साथ। माँ के मुंह से अपने पति और ससुराल वालों के बारे में ऐसी बातें सुनकर रचना के होश उड़ गए थे। अरे मम्मी, कोई भांग वांग चाट ली है क्या आपने? ये कैसी बात कर रही हो? हाँ, मुकेश और मेरे ससुराल वालों के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? और क्या कहा आपने, भिखारी? मेरे ससुराल वाले भिखारी दिखाई देते हैं क्या आपको? और भूलो मत मम्मी, अगर वो लोग आपको भिखारी दिखते हैं तो फिर मैं भी तो वही हुई ना। मैं भी तो मुकेश की पत्नी हूँ और एक पत्नी की पहचान तो उसके पति से ही होती है ना। आपको क्या लगता है मेरे ससुराल वाले या मुकेश आपके यहाँ के खाने के लिए तरस रहे हैं? अरे हर तीसरे दिन पनीर खाते हैं हम लोग और आप उन्हें दाल चावल खिलाओगी? हद हो गई मम्मी, आज तो आपने जैसे सारी हद ही पार कर दी। अरे बेटा क्यों तू बुरा मान रही है? मुझे तो सच्ची खुद बड़ी देर से समझ में आया, नहीं तो मजाल है जो इस मुकेश को मैं अपनी बेटी दे देती। अरे बहुत झुक लिया हम इनके सामने, लेकिन अब बस लड़की वाले हैं तो क्या, हम भी किसी से कुछ कम नहीं है। अरे मम्मी, आपको कौन कह रहा है कि आप कम हो मेरे ससुराल से? और एक बात ना आप साफ साफ सुन लो मम्मी, आप मेरी माँ हैं, बस इसलिए मैंने आपसे अपने परिवार के लिए इतना सब सुन लिया, वरना पता नहीं मैं क्या करती। अरे सुबह से देख रही हूं मैं, पहले अपने चाची को फोन करके मुकेश के बारे में अनाप शनाप बोला और अब भाभी से ऐसे बोल रही हो। अगर आप ही ऐसी बातें करेंगी तो बाकी दुनिया कैसे मुकेश को सम्मान देगी? ठीक है मम्मी, आपकी सोच आपको मुबारक। जिस घर में मेरे पति का सम्मान नहीं है मैं भी वहां नहीं ठहर सकती, चलती हूँ। अरे रुक जा भाई, कहाँ भागी जा रही है? रिवर्स साइकोलॉजी का नाम सुना है? तो समझ ले, मैंने खुद ये खेल खेला ताकि तुझे एहसास हो सके कि 4 लोगों के सामने अपने ससुराल की बुराई करने से तू कूल नहीं लगती, बल्कि इनडायरेक्टली तू अपनी और साथ ही साथ हमारी भी इंसल्ट कर रही है। और सबसे बड़ी बात बेटा, मुकेश पति है तेरा, और सच बात तो यह है कि लाखों में एक है मेरा दामाद जो तेरे जैसी बिगड़ैल और गुस्सेल को खुशी खुशी झेल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तूने जो भी देखा सुना वो सब तुझे जानबूझकर सुनाया गया था। वो सारा नाटक स्क्रिप्टेड था जिसमें तेरी भाभी भी शामिल थी। अच्छा, तो बेटी को सुधारने के लिए आपने चाची के सामने दामाद की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अरे अब मैं कैसे फेस करूंगी चाची को? आप जानती हो ना उनकी आदत कैसी है, कुरेद कुरेद कर सारी बात पूछेंगी। अरे बाबा, मेरी ही देवरानी है, मुझसे बेहतर कौन जानेगा उसे। ये देख, फोन तो ऑफ पड़ा हुआ है फिर कैसे लगेगा तेरी चाची को कॉल? मतलब वो भी झूठ था? हद है मम्मी, आपसे आज ना अपनी बेटी से हाथ धोने वाली थी। सच बताऊं तो मेरे ससुराल वाले वाकई अच्छे लोग हैं। मम्मी जी पापा जी दोनों बहुत अच्छे हैं और मुझे प्यार भी बहुत करते हैं। मुझे कोई कमी नहीं है उस घर में। मुझे माफ़ कर दो मम्मी, सच में मैंने आज सबका दिल दुखाया है और बस अपनी मनमानियाँ की है, लेकिन अब आपकी बेटी एक अच्छी बहू और बेटी बनकर दिखाएगी। बेटी की बात सुनकर रचना की माँ खुशी से रचना को गले लगा लेती है। परिवार एक सुखी परिवार था। उस परिवार का मुखिया कहने को तो चंपकलाल था, लेकिन घर में चलती सिर्फ उसकी पत्नी बबीता की थी। उन दोनों के 2 बेटे थे, गौरव और प्रवीण। गौरव की शादी राधा से हो चुकी थी और प्रवीण की तारा से होने जा रही थी। कल तेरी शादी है, खुश है ना तू? अरे खुशी तो देवर जी के चेहरे से झलक रही है। मैंने तुमसे पूछा? नहीं, मैं तो बस क्या? अरे जाने दो ना माँ। नहीं जाने कैसे दूं? इतना समझाया है लेकिन इसकी ये बीच में बोलने की आदत नहीं गई। सॉरी माँ जी, मैं किचन में जा रही हूँ। अब ऐसा क्यों करती हो माँ? देखो भाभी डर गई। अरे करना पड़ता है बेटा, वरना ये बहुएं सर पे चढ़ के तांडव करती हैं।
अगला दिन आता है। प्रवीण की शादी तारा से हो जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। लोटे पर पैर मारो तारा। लोटा नहीं, वो फुटबॉल है, आराम से मारना, कहीं उड़ ना जाए। अरे भैया, मेरी पत्नी समझदार है। हाँ, अभी देखते हैं कितनी समझदार है। मारो बहू। बहू अच्छे से मारना। तारा लोटे पर पैर मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तो गौरव ने उसकी कमेंट्री शुरू कर दी। हमारी मुख्य खिलाड़ी तारा लोटे के पास पहुंच रही है। क्या तारा एक सीधे सटीक किक देगी या फिर कोई ट्रिक मूव दिखाएगी? क्या तू भी गौरव। दर्शकों, सांस रोक कर देखिए। तारा ने लोटे पर पैर मारा और वाह क्या शानदार अंदाज है। ये लोटा ऐसा घूम रहा है जैसे डांस कर रहा हो। एक परफेक्ट हिट। तालियां। ये गृह प्रवेश की रस्म तो सफलतापूर्वक पूरी हुई। तारा ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ समझदार ही नहीं बल्कि बहुत स्टाइलिश भी है। हमारे प्रवीण भाई भी अब रिलैक्स कर सकते हैं। गौरव की ये बातें सुनकर सभी लोग हंस रहे थे। इसी बीच तारा भी हंसती। लेकिन वो इतना जोर से हंसी तो बबीता ने उसे डांट दिया। ये क्या तरीका है बेटा? अभी तुम घर में प्रवेश भी नहीं कर पाई हो और ऐसे दहाड़े मारकर हंस रही हो। सॉरी माँ जी, गलती हो गई। हाँ, थोड़ा ध्यान रखो जगह और लोगों का। अब अगला दिन होता है और तारा की पहली रसोई का समय आता है। पहली रसोई में क्या बन रहा है माँ जी? अब यह तो प्रवीण बताएगा। सूजी का हलवा सही रहेगा। मैं सोच रही थी खीर बना लेती हूँ। खीर सबको ही अच्छी लगती है। ये क्या बदतमीजी है बहू? क्यों, क्या हुआ माँ जी? जब तुम्हारे पति ने बोल दिया कि उसे सूजी का हलवा खाना है तो क्यों उसकी बात काट रही हो? ये सम्मान है क्या अपने पति का? अरे नहीं, मैं तो बस। चुपचाप सूजी का हलवा बना लो। अरे माँ, कोई बात नहीं ना, वो चाहती है तो खीर बना लेने दो। तो चुप रहे। एक बार झुकेगा तो हमेशा झुका ही रहेगा। बबीता की डांट तारा को बड़ी अजीब लगती है, पर उसे क्या पता था कि ये तो उनकी आदत में शुमार है। खीर बन गई? हाँ, चलो सही है। अब सबको खीर परोसो अपने हाथों से। सबको? हाँ, सबको। ये हमारे घर का रिवाज है। नई बहू अपनी पहली रसोई में बनाई हुई चीज़ सबको अपने हाथ से परोसती है। तारा को मजबूरन सबको ही वो खीर सर्व करनी पड़ती है। तारा को ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब लग रही थी, इसलिए वो अपनी जेठानी राधा से बात करती है। दीदी, ये माँ जी मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही हैं? वो सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर रही है, वो ऐसी ही है। वो मुझसे भी ऐसी ही बात करती हैं। दरअसल उनके लिए बहुओं की जगह नीचे है। ये क्या बात हुई? ये तो गलत है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जब मैं शादी करके आई थी ना तो शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगा था, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन इस घर में सिर्फ उनका ही सिक्का चलता है। आई कांट बिलीव इट। अरे तुमने मेरे सामने तो अंग्रेजी बोल दी है, पर उनके सामने मत बोलना, क्योंकि उन्हें खुद तो आती नहीं, इसलिए उन्हें लगता है कि सामने वाला गाली दे रहा है। ये सुनकर तारा भी हंसने लगती है। पूरा दिन यूं ही गुजरता है और फिर डिनर का टाइम आ जाता है। चलो फटाफट रोटी बनाओ, तुम दोनों के ससुर और पति खाने बैठ गए हैं। जी बस 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट नहीं, एक एक रोटी बनाती जाओ और देती जाओ। गरम गरम रोटी खिलाओ उनको। मैं सोच रही थी हम सब लोग साथ में खाते। नहीं, हमारे यहाँ पहले आदमी खाते हैं, औरतें उसके बाद खाती हैं। लेकिन माँ जी। फालतू की बहस मत करो, काम पर ध्यान दो। लोग वहाँ रोटी का इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ बातें बना रही हो। तारा को जैसे तैसे इस घर के बारे में नई बातें पता चल रही थी। उसका दिमाग खराब होता जा रहा था, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसका ससुराल ऐसा होगा। माँ जी, मैं ये कह रही थी कि आजकल दूध बहुत पतला आ रहा है, तो दूध वाले से कह दीजिएगा कि। प्रवीण ने कुछ कहा क्या? नहीं, उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रही हूँ। अरे तो तुम्हें किसने बोला है कुछ कहने को? जब घर के आदमी नहीं बोल रहे हैं तो तुम्हें बोलना ज़रूरी है क्या? वो भी तो दूध पीते हैं, उन्हें लगेगा तो कह देंगे। बबीता अपनी बहुओं की किसी बात पर तवज्जो नहीं दिया करती थी, बल्कि उल्टा अगर वो कुछ कर दे तो उन्हें डांट देती थी। तारा कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। पता नहीं कहाँ है, मुझे भी कुछ देर से दिखी नहीं माँ जी। तभी बबीता ने देखा कि तारा छत से उतर कर आ रही है। तो छत पर किससे पूछ कर गई थी? मैं तो बस ताज़ी हवा खाने गई थी। हमारे घर की बहुएं छत पर नहीं टहलती है। आसपास वाले लोग क्या सोचेंगे कि हमारे घर की बहुएं आवारा है? अरे आप ये क्या। चुप कर कल बोही। जब देखो बहस करती रहती है।
आज के बाद मैं तुझे ऐसा वैसा कुछ करते ना देखूं, समझी? समझ गई। समझ जा, वही तेरे लिए बेहतर है। हमारी नाक कटाने वाले काम ना किया कर। अगले दिन गौरव और प्रवीण घर की रेनोवेशन की बात सबके सामने रखते हैं। हम लोग सोच रहे थे कि घर की थोड़ी मरम्मत करवा लेते हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि नई जगह सीलन हो रही है और कुछ जगह पर सीमेंट भी छूट गया है। और प्लम्बर का काम भी करवा लीजिएगा, कई सारे टैप्स लीक कर रहे हैं। और तुम्हें बहुत शौक है आदमियों के बीच में बोलने का। नहीं, मैं तो बस। नहीं, तुम बस रहने दो। थोड़ी देर चुप रहोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। घर के मर्दों को अच्छी तरह से पता है क्या करना है, कैसे करना है। तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है। अरे माँ, जाने दो ना। तुझे बहुत शौक चढ़ा है जोरू का गुलाम बनने का। सॉरी माँ जी। चल जा, सबके लिए चाय बना कर ला। यहीं खड़ी बातें सुनती रहेगी तो बोलती रहेगी। बबीता अपने आगे किसी की भी नहीं सुनती थी, खास तौर पर तारा की तो बिल्कुल भी नहीं। एक दिन प्रवीण को घर वापस आने में देर हो गई और तारा को बहुत तेज भूख लग रही थी। माँ जी, इनका फ़ोन आया था, कह रहे थे आज आने में देर हो जाएगी, तो मैं सोच रही थी कि मैं खाना खा लूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। कितने महीने हो गए तेरी शादी को, लेकिन फिर भी तू मुझसे ये सवाल कर रही है? तुझे पता है ना कि इस घर में जब तक सारे मर्द खाना नहीं खा लेते तब तक औरतें नहीं खाती। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। यही तो फ़र्क है तुझ में और राधा में। वो भी भूखी बैठी है लेकिन उसने तो कुछ नहीं कहा। अब जब प्रवीण रात के 1 बजे वापस आता है तब भी बबीता उसे साथ में खाना नहीं खाने देती। खुद क्या पैर पसार कर बैठ गई है? हाँ, पहले उसे निकाल कर दे, वो खा चुकेगा फिर तो खाना। पर मैं तो बाहर से खाकर आया हूँ, तुम्हें खा लेना चाहिए था ना तारा। ये सुनकर तारा को बहुत गुस्सा आया, पर उससे भी ज़्यादा उसे रोना आया। वो बिना कुछ बोले बस खाने बैठ गई। राधा ने उसको दिलासा दिया, पर गुस्सा और निराशा उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। तारा, मैं काम पर जा रहा हूँ, मेरे मोजे कहाँ हैं? अभी देखती हूँ। तुझसे इतना भी नहीं होता कि सारा सामान पहले से निकाल कर रखे। मेरे बच्चे को मांगना पड़ रहा है। ये सब कुछ ना मायके से सीख कर आना होता है, पर यहाँ मैं तुझे सिखा रही हूँ। पता नहीं माँ ने क्या सिखाया है। तारा अब बबीता की बातें सुन सुनकर पक चुकी थी। उसने जवाब देना भी छोड़ दिया था। प्रवीण के काम पर चले जाने के बाद बबीता की माँ उससे मिलने आई। कैसी है मेरी बच्ची? अरे मम्मी, आप आओ आओ, बैठो। अच्छा कि आप आ गई, मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही थी। यही तो माँ बेटी का कनेक्शन होता है बेटा। आओ बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। तारा किचन में चाय बनाने चली जाती है, पर वो देखती है कि बिस्किट नमकीन तो है ही नहीं, इसलिए वो बिस्किट नमकीन लेने बाहर चली जाती है। अरे गरिमा बहन, आप कब आई? और तारा कहाँ है? आप अकेले बैठी हो? मैं तो बस अभी थोड़ी देर पहले आई थी, और तारा चाय नाश्ता बनाने गई है शायद। अच्छा अच्छा, और सब ठीक? तभी बबीता की नज़र पड़ती है कि तारा बाहर से आ रही है। ये देखकर बबीता का खून खौल उठता है। तो बाहर कहाँ गई थी? मैं मम्मी के लिए बिस्किट नमकीन लेने गई थी। बिस्किट नमकीन इतना ज़रूरी है कि तू ये भूल गई कि हमारे घर की बहुएं बिना किसी मर्द के अकेले बाहर नहीं जाती? माँ जी, अब ये क्या बोल रही हैं? मेरी मम्मी बैठी हुई हैं। तो मम्मी बैठी हुई है तो गरिमा बहन, आप ही बताओ, हमारे घर में बहुओं का अकेले बाहर जाना मना है, तो क्या इसे आपके लिए नमकीन बिस्कुट लेने जाना चाहिए था? हाँ बबीता बहन, आप सही तो कह रही हो। अगर ससुराल का कोई नियम है तो वो तो बहुओं को मानना ही चाहिए। वही तो, पर इसकी समझ में ही नहीं आता। वैसे आप बुरा ना मानिएगा कि मैंने आपकी बेटी को डांट दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, ये अब आपकी बहू है, आपका हक है डांटने का। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे ना कुछ काम याद आ गया है। गरिमा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। तारा रोने लगती है। गलती करेगी तो डांट पड़ेगी। फालतू का रोना बंद कर और जा जाकर काम कर। पर आपको मेरी माँ के सामने मेरी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। देख, तू अगर कोई गलती करेगी तो मैं डांटूंगी, चाहे सामने तेरी माँ हो या कोई भी। अगर तुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है तो एक काम कर, डिवोर्स ले ले और घर जाके बैठ अपने। इस घर में रहेगी तो यहाँ के नियम तो मानने पड़ेंगे। इसके बाद तारा कुछ नहीं बोल पाई और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद उनके घर एक भिखारी आया। राधा उसको कुछ पैसे देने गई तो वो पुराने कपड़े मांगने लगा। पर मेरे पास तो कोई पुराने कपड़े नहीं हैं।
हो गए बहन, एक बार देख दो लो। अच्छा 2 मिनट रुको। राधा, अरे ओ राधा। जी माँ जी, मैं यहाँ हूँ। कहाँ? अरे करमजली, तो उस भिखारी से क्या बात कर रही है? तेरे ऊपर भी तारा का असर आ गया है क्या? मैंने मना किया है ना, पराये मर्द से बात नहीं करनी है। कोई और नहीं मिला तो भिखारी से शुरू हो गई। अरे माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं तो बस। चुप कर मनहूस। कोई पड़ोसी अगर देख लेता कि तू दरवाजे पर खड़ी हुई भिखारी से बात कर रही है तो हमारी क्या इज्जत रह जाती मोहल्ले में। बबीता राधा को बहुत डांटती है तो वो रोने लगती है। फिर तारा राधा से अकेले में बात करती है। दीदी, बहुत हो चुका है, हम ऐसे नहीं जी सकते, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर सकते तारा, अब यही हमारा जीवन है। नहीं, मुझे ये जीवन मंजूर नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सचमुच यहाँ से चली जाऊंगी। अरे पर हम कर ही क्या सकते हैं? माँ जी को सबक सिखा सकते हैं। और वो कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। तारा राधा को एक प्लान समझाती है। अब अगले दिन बबीता का एक व्रत होता है। वो दिन भर भूखी रहती है। राधा, फटाफट खाना निकालो, मेरा व्रत तोड़ने का समय हो गया है। जी माँ जी, अभी लाई। ये लीजिए। अरे माँ जी, आप ये क्या अनर्थ कर रही हैं? क्या हो गया? आप ससुर जी के खाने से पहले कैसे खा सकती हैं? वो तो अभी आए ही नहीं। हाँ, पर मेरा व्रत था और मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है। अब मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, लाओ। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये इस घर का नियम है ना। अगर नियम बनाने वाला ही नियम को तोड़ देगा तो बाकी लोग नियम को कैसे मानेंगे? हाँ, ये बात तो तेरी सही है तारा, पर कोई बात नहीं ना, माँ जी को छूट दे देते हैं। इनको चीटिंग कर लेने दे, हम किसी को नहीं बताएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसी चीटिंग होगी तो फिर मैं भी करूँगी। नहीं, कोई चीटिंग वीटिंग की जरूरत नहीं है। गौरव के पापा आएंगे, मैं तभी खाऊंगी। ये हुई ना आदर्श पत्नी वाली बात। तारा और राधा एक दूसरे को आंख मारती हैं क्योंकि उन्हें पता था कि चंपकलाल 2-3 घंटे तक नहीं आने वाला है। काफ़ी देर हो जाती है और बबीता भूख से तड़पने लगती है। ये सब देखकर तारा और राधा को बड़ा मज़ा आता है। आज मज़ा आ गया। ऐसे कर करके ही हम इनको रियलाइज़ कराएंगे कि ये नियम कितने बकवास हैं। लेकिन तारा को नहीं पता था कि उसे एक बार में ही सारे नियम का बदला लेने का मौका मिलने वाला है। अगले दिन बबीता बाथरूम में फिसल कर गिर पड़ती है, जिससे उसके कूल्हे की हड्डी टूट जाती है। मैं मर गई, कोई बचाओ मुझे। अरे जल्दी आओ। अरे कहाँ मर गई दोनों? अरे माँ जी, आपको ये क्या हो गया? उठिए उठिए। अरे नहीं उठ पाऊंगी मैं, लगता है मेरी हड्डी टूट गई है। जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाओ। माँ जी, आप फिक्र मत करिए, मैं अभी जाती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, हम बिना किसी मर्द के अकेले बाहर नहीं जा सकती भाभी। अरे तो पागल है क्या? क्या बोल रही है? यही तो इस घर का नियम है, मैं क्या करूँ माँ जी? अच्छा तो कम से कम फोन करके एम्बुलेंस को ही बुला ले जल्दी से। अरे लेकिन एम्बुलेंस को बुलाने के लिए फ़ोन किया और अगर उधर किसी पराये मर्द ने उठा लिया तो ना बाबा ना। भगवान, मैंने किस मनहूस घड़ी में इन दोनों को अपनी बहू बनाया। राधा को अपनी सास पर तरस आ रहा था, लेकिन फिर भी वो मजबूरन तारा का साथ दे रही थी। बबीता लेटी हुई तड़प रही थी और तारा पर चिल्ला रही थी। अरे ओ करमजली, मनहूस, कल मुही कर, जल्दी कुछ कर। जी, मैं उनको कॉल करती हूँ। उनकी तो कॉल रिसीव ही नहीं हुई। मैसेज आया है कि वो मीटिंग में है। अब क्या करें? अस्पताल ले चल मुझे, वरना मैं यहीं मर जाऊंगी। पर माँ जी, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? 3 औरतें अकेले निकल गई। छी 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 छी। हाँ सही बात है तारा, मैंने तो आज तक अकेले दहलीज भी पार नहीं करी। और फिर हम ये फैसला कैसे कर सकते हैं कि माँ जी को अस्पताल ले जाना है या घर में इलाज कराना है? घर का हर फैसला तो मर्द ही करते हैं ना। हाँ, नियम तो यही है और नियम तो मानना ही पड़ता है। सही बात भाभी, कुछ भी हो जाए हमें इस घर के नियम मानने ही पड़ेंगे। मैं जानती हूँ इन नियमों की वजह से तुम्हें बहुत दिक्कत हुई है, मुझे माफ़ कर दो। आज से कोई नियम नहीं, बस प्लीज़ मुझे ले चलो। क्या कहा आपने? आज से कोई नियम नहीं? मैं सही सुन रही हूँ ना? ये मेरे कान बज रहे हैं। हाँ, तुम सही सुन रही हो, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि ये नियम बेफिजूल और जी का जंजाल है। एक औरत को खुद फैसला लेने का और बिना मर्द के भी काम करने का हक होना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो अभी आपको लेकर चलते हैं। फिर वो दोनों फ़ौरन एक कैब बुलाती है और उसमें अपनी सास को लेकर अस्पताल पहुंचती है।
वो खुद ही डॉक्टर से बात करती हैं और इलाज करवाती हैं। अच्छा हुआ आप उन्हें सही समय पर ले आई। अगर ज़्यादा समय हो जाता तो इनकी हड्डी और ज़्यादा डिसलोकेट हो सकती थी और फिर उसे सही करना बहुत मुश्किल होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहू, बबीता को क्या हो गया? वो बाथरूम में गिर पड़ी थी, कूल्हे की हड्डी टूट गई, पर अब ठीक है। वो डॉक्टर ने ऑपरेशन भी कर दिया है। माँ अब ठीक तो हो ना? आपको अस्पताल कौन लेकर आया माँ? मेरी बहुएं ले आई। तुमने आज अपनी बहुओं को बाहर निकलने की इजाज़त दे दी? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब कम से कम आप तो ताना मत मारो। अरे नहीं नहीं, मैं ताना नहीं मार रहा हूँ। माँ जी ने आज वो सारे नियम खत्म कर दिए। हाँ, अब हम आपके बीच में बोल सकते हैं और अपनी मर्जी से बाहर भी जा सकते हैं। ऊपर वाले का शुक्र है कि माँ को ये बात समझ तो आई। हड्डी तो कूल्हे की टूटी, तो दिमाग कैसे ठीक हो गया? जादू पापा, जादू। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं।